हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का चैप्टर 3 आव्यू का एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर ले लिया है। तो अगर आपने अभी तक आव्यू में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर लिखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्योंकि आव्यू एक नया चैप्टर है, इसका डिटेल आप बीएससी बीटेक जो आगे पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स उसमें जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आव्यू के बारे में आपको आव्यू का क ख ग सीखने के लिए पहले इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना जरूरी है, वरना एक्सरसाइज में जो चीज़ आपको बताऊंगा अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और क्लास 12 के मैथ में जाएँ और जाकर पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस की ओर। तो हमने ले लिया आपका बुक और ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। मैं राउट डाउन करता हूं। पहला एक आव्यू दिया हुआ है, बोला रहा है आव्यू ए इक्वल टू। अच्छा भाई, सब कोई एनसीईआरटी की ही बुक फॉलो कीजिएगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप लोग कोई और बुक फॉलो करते हैं तो वही बुक आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और आपको साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़नी है। कोई भी टीचर जो बुक बताता है, मैं ये नहीं कहता वो बुक गंदी होती है भाई, मैं भी फिजिक्स का हूँ, मैं कहूँगा फिजिक्स की ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, लेकिन सत्य तो यही है, मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन आपको तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप वही सब्जेक्ट पढ़िए जो एक्चुअली सही है। जैसे मैथ का एनसीईआरटी पढ़िए और पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत है, हम खुद आपको वही सॉल्व करवाएंगे। आव्यू की कोटि देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि आव्यू की कोटि क्या होगी। आव्यू की कोटि, तो देखिए ये प्रश्न जो बच्चा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा अपने आप कर लेगा। दूसरा अवयवों की संख्या, ये भी देखिए अपने आप कर लेगा, अवयवों की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अवयव, क्या बोल रहा है भाई, A13 क्वामा A21 क्वामा A33 क्वामा A24 क्वामा A23, इसको सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आपसे पूछी है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। जी, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी चीजें आपसे पूछी हुई है। जो बच्चे कल का लेक्चर देखे वो सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न है ही नहीं, एकदम इजी सा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखेंगे हम कि आव्यू की कोटि क्या होती है। तो आपको कोटि इक्वल टू बताई गई थी कि पंक्ति गुणे में स्तंभ, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। पंक्ति गिनिए 1 2 3 तो हो गया 3, स्तंभ गिनिए 1 2 3 4। जो क्षैतिज होते हैं उन्हें पंक्ति कहते हैं और जो लंबवत होते हैं, सॉरी जो लंबवत होते हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। तो 3 × 4 क्या हो गई, आव्यू की कोटि हो गई। ठीक है सर, अवयवों की संख्या, कोटि को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वही होती है अवयवों की संख्या, तो ये जाएगा 12। अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। ठीक है, अब अवयव 1A13 हमसे पूछ रहा है अवयव A13 क्या होगा। चलिए 1 का मतलब पहले 1 लिखा है, इसका मतलब पहली पंक्ति का, और 3 मतलब तृतीय स्तंभ का। तो पहली पंक्ति ये है और तृतीय स्तंभ ये है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ मतलब कि इक्वल टू 19। ठीक इसी प्रकार हम देखें A21 क्या हो जाएगा, 2 मतलब दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ इक्वल टू 35। A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये, मतलब -5। आगे के तो आप अपने से कर लीजिएगा। तो ये एकदम बेसिक सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था पहला वाला। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है यदि किसी आव्यू, चलिए अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लिखते जल्दी जल्दी भाई, आप स्क्रीनशॉट लेते, बच्चों वाला क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर आव्यू का देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी पंक्ति आव्यू में अवयव 24 हो। देखिए अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप सुनते जाइए, मेन पॉइंट लिखूंगा। यदि किसी, चलिए लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी पंक्ति आव्यू,
अच्छा देखिए यहाँ पे पहले किसी अवयव, अच्छा यदि किसी अवयव, पंक्ति नहीं बोला है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों, क्या हो, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, संभव कोटि क्या होगी। संभव कोटि पूछा है, देखिएगा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, यदि 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। अब देखिएगा पीछे मैंने आपको बताया कि जितना कोटि का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, अवयवों की संख्या, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई, दो संख्याएं इसलिए क्योंकि एक स्तंभ होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई करने में 24 अगर पहला वाला करें तो लिखेंगे जब अवयवों की संख्या 24 हो तब संभव कोटि बराबर में क्या हो जाएगा। चलिए सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 × 12, 2 स्तंभ हो और 12 पंक्तियां, ठीक है, इसको क्या उल्टा, 12 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, ये भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 × 8, 3 × 8, 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, या 8 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 × 4 या 4 × 6। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तब इसके आगे हमको क्या देखने को, 5 से नहीं, अब कुछ मल्टीप्लाई करने पे आएगा, नहीं सर अब कुछ मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा, एक और बचा हुआ है 24 × 1 या 1 × 24। तो इतनी संभव कोटियां आएंगी। जैसे ठीक उसी पर हम 13 का देखें, जब अवयव की संख्या 13 हो तब संभव कोटि, इसका बस एक ही है 13 × 1 या 1 × 13, दो ही है ही। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है क्या मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ जाए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, होमवर्क में लिख लीजिएगा, थर्ड वाला होमवर्क में। चलिए अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 × 2, यानी कि ऐसा 2 × 2 का अवयव का मतलब क्या हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है 1 2 × 2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है। बच्चों वाले प्रश्न है, सब बोल रहे थे मैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन आपको बच्चों की तरह हल हो जाएंगे, नहीं देखा होगा तो वो अलग है। AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। दूसरा दिया हुआ है IJ = I/J। तीसरा दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है I + 2J अपॉन में 2 ऊपर होल स्क्वायर। हमें एक अवयव की रचना करनी है,
हमें बस सिंपल सी एक चीज़ पता है कि हमें क्या करनी है, हमें सर एक आव्यूह की रचना करनी है। अरे यार ये भी हमें बताना पड़ेगा, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पकड़ना क्या है, ये पकड़ना है एक आव्यूह 2 गुणे 2 का आव्यूह, यानी कि आव्यूह की कोटि क्या है सर जी 2 गुणे 2 है। आव्यूह की कोटि क्या है 2 गुणे 2। इस 2 गुणे 2 का मतलब क्या है कि 2 पंक्ति होगी आव्यूह में, पंक्ति 2 होगी और स्तंभ भी 2 होंगे। तो ऐसी आव्यूह जिसमें 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। और अगर पूछा जाए इससे आई जे क्या है, तो आई जे क्या है, आई जे भी पंक्ति या स्तंभ है। आई पंक्ति और जे स्तंभ। तो हम पहले से पहला आव्यूह, ठीक है, पहले के अनुसार आव्यूह की रचना, ठीक है, पहले के अनुसार आव्यूह की रचना क्या हो जाएगी। पहला वाला मैं ले रहा हूं, तो A11 या तो हम ले सकते हैं पंक्ति बराबर हाईएस्ट क्या है, पंक्ति बराबर हाईएस्ट क्या है, पहले में पंक्ति किसी में भी वही है, 2 ही 2 दिया, पंक्ति बराबर 2 और स्तंभ बराबर 2। तो हम लिया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पे आई की जगह 1 रख देंगे, जे की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे की जगह 1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन में 2। तो 2 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो पहला तत्व आ गया 2। अब हमने लिया पहला प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या रखा 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9/2, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2। अब किसी ने बोला सर जी A13 ले लो, अरे कैसे A13 ले ले, A13 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, भाई 2 ही स्तंभ है तो तृतीय स्तंभ तक कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक, अब हम रुक गए। फिर अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा i की जगह 2 और j की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो आ जाएगा सर जी 9/2। फिर अब हम जाएंगे द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में, तो क्या आ जाएगा सर जी 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 2 4 16, तो 16 अपॉन में 2 सर जी कट के आ जाएगा 8। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो आव्यूह पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है, हमसे तो आव्यूह पूछा है, तो हम आव्यूह यहां पे निकालेंगे, हम यहां पे आव्यूह निकाल देते हैं। आव्यूह बराबर 2/2 का आव्यूह है, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो लिखेंगे पहला तो क्या है A11, फिर प्रथम पंक्ति का दूसरा स्तंभ का ये 9/2, फिर ये द्वितीय पंक्ति है तो द्वितीय पंक्ति में जाएंगे, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का तत्व 9/2 और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का तत्व 8, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 2। ये हमने ज्ञात कर लिया क्या, आव्यूह, जो इसके अनुसार ज्ञात करना था। ठीक इसी प्रकार आप इसके अनुसार भी ज्ञात करेंगे, इसमें भी पंक्ति स्तंभ 2 होंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करेंगे। जब पहली पंक्ति प्रथम स्तंभ होगा तो i की जगह 1, j की जगह 1, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ तो i की जगह 1, j की जगह 2, ऐसे ही करके हमें ये चीजें ज्ञात करनी है, फिर ऐसे बना देना है। तो ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं आप समझ गए होंगे। बस 1 2 रख देना है यार, बस 1 2 रख देना है। जब प्रथम पंक्ति का निकालेंगे तो i की जगह 1 और पहले स्तंभ का भी निकालेंगे तो i की जगह 1, j की जगह 1, बस स्तंभ पंक्ति बदलते जाओ और नंबर बदलते जाओ। ठीक, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो हमसे पूछ सकता है, हम व्हाट्सएप के थ्रू उसको इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, लेकिन कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपको है तो आप तुरंत पहले जाइए और हमसे पूछने से पहले आप आइएगा और इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिएगा, उसमें ये चीज़ें पंक्ति स्तंभ बारीकी से एकदम छांट के समझाई हुई हैं। चलिए अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम यही है, उसमें भी आव्यूह ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क। भाई होमवर्क हम देख रहे हैं कोई भेज नहीं रहा है सॉल्व करके, बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं। तो वही बच्चे जो सीरियस हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या भेजे, समझ में तो है क्या। अरे आप उसको समझ में आ गया तो आप अपनी कॉपी बनाइए जिसमें एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। मैं बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 12th में था यूपी बोर्ड से थ्रू, तो मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड के थ्रू थे सर आप? नहीं, लेकिन था भाई किसी बोर्ड से, सर यूपी समझिए, सीबीएसई समझिए, जो समझिए। मैं जब 12th में था तो मैंने अपनी एनसीईआरटी की, मैं सारी बुक की नहीं बता रहा हूँ, जिससे मेरे पास आर डी शर्मा भी थी,
उसके बाद से RS अग्रवाल जी भी थे, अभी RD शर्मा 11th वाली तो कहीं ऊपर ही रखी होगी, कल मैं देख रहा था। तो जब मैं 11th में था, मैं आपको 12th में था बता रहा हूँ, तो मैंने अपनी NCERT का पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर वाइज करके रख लिया था। और जो इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम टाइम में जब मेरे कोई क्वेश्चन फंसते थे, अब तो सब लगते हैं मोबाइल पे ढूंढने, अरे वो मोबाइल और उसमें अंतर है, वहाँ पे तुम समझने के बाद किए हो तो अपने अच्छा तुमको तुरंत समझ में आ जाएंगे, फिर मोबाइल लो तुम समझ पड़ेगी ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ये कैसे। सर जी डाउट नेट पे देखेंगे, अरे कहीं भी देखोगे चीज़ें समस्याएं तुमको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन वहाँ पे समझ के कर लोगे तो रिवीजन भी होता है। तो अपना पूरा कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन आप उतारिए, गाइड बनाइए, एक बड़ी कॉपी लीजिए और उसमें सारे सॉल्यूशन हल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में थे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़, निम्नलिखित समीकरण में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको कल नहीं बताया, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरण में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित समीकरण में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि मैंने ये आपको नहीं बताया था, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको 2 बताऊंगा। पहला 4, 3, तीनों बता देता हूँ, तीनों बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी है, बस मैंने आपको बताया नहीं था, मतलब ये आया ही नहीं था उधर, तो कहाँ से इंट्रोडक्शन बता दूँ। YZ 1, 5, ये पहला था। ये दूसरा क्वेश्चन, X + Y 5 + Z 2XY, ये पहला एक्सरसाइज और यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला था बहुत ही ईजी है। 6, 2, 5, 8, ठीक है। और एक लास्ट वाला अगर देखा जाए तो थर्ड वाला, तो ये है आपका X + Y + Z, और दूसरा है X + Z, और तीसरा है Y + Z। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला अवयव किस प्रकार का अवयव है, 9, 5, 7, ये अवयव किस प्रकार का अवयव है, कौन बताएगा? कौन है तीसरा वाला अवयव? जो कल का लेक्चर देखा होगा वो तुरंत बोला होगा, सर जी स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव? सर जी स्तंभ अवयव। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़ हमें समझ थी, यहाँ पे 2 अवयव बराबर दिए हुए हैं, तो जब 2 अवयव, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब 2 अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे, जब देखिए यहाँ बराबर का साइन लगा हुआ है, जब 2 अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे तो उनका प्रत्येक स्पेसिफिक स्थान वाला तत्व एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम का तत्व, इसके प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम का तत्व इसके प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम के बराबर होगा। इसका द्वितीय प्रथम पंक्ति द्वितीय कॉलम का तत्व इसके द्वितीय पंक्ति इसके प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के बराबर होगा। अर्थात 4 बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के, x बराबर होगा 1 के, और 5 बराबर होगा 5 के। जब 2 चीजें बराबर रहेंगी तो मतलब बगल बगल वाला तत्व, सेम पंक्ति सेम कॉलम वाले तत्व एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि आई जे बराबर होगा ए आई जे के। ठीक है, आई जे बराबर होगा ए आई जे के। यहाँ पे आप बी भी कर सकते हैं जब 2 चीजें आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे हमसे सर जी एक्स वाई का मान पूछा है। तो देखिए एक्स किसके बराबर है, पहले एक्स लेते 1 के, तो एक्स इक्वल टू हो गया। y किसके बराबर है? सर जी 3 के, नहीं y किसके बराबर है? 4 के। ये प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम का था, तो ये प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम का था, तो y इक्वल टू 4। फिर अगर आपसे पूछा जाए z किसके बराबर है, तो सर जी 3 के, द्वितीय पंक्ति द्वितीय कॉलम का था, और 3 तृतीय पंक्ति द्वितीय कॉलम का था, तो z इक्वल टू 3। खत्म सॉल्यूशन, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए अब इसकी ओर देखिए, अगर तो ये प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम, ये प्रथम पंक्ति तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6 के। यहाँ से तो एक वैल्यू निकल कर नहीं आई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 5 प्लस जेड, ये क्या है? 5 प्लस जेड बराबर है किसके? 5 के। तो यहाँ से z इक्वल टू तो आ गया 0। z की वैल्यू तो हमें पता चल गई, x y z तीनों निकालना था। और फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो x y बराबर है 8 के, तो यहाँ से हम कोई एक प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसे
प्रतिस्थापित कर देंगे सर? कैसे प्रतिस्थापित कर देंगे सर? कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कर दीजिए x इक्वल टू 8/y। x किसके बराबर है? 8/y को। तो समीकरण 1 में रख दीजिए। एक में, इसको समीकरण 1 मैंने बना दिया, 1 में रखने पर तो रख दिए भाई। तो x इक्वल टू रख रहे हैं तो 8/y प्लस y इक्वल टू 6। तो एलसीएम ले लेंगे तो 8 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 8/y प्लस y इक्वल टू 6। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी? इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण वाले मेथड से तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या सर जी? y माइनस 2। यहाँ पे 4 कॉमन लीजिए -4 तो क्या बचेगा? y माइनस 2। तो यहाँ पे इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू सर जी आ गई या तो y इक्वल टू 2 या तो y इक्वल टू 4। तो यहाँ से कोई एक वैल्यू पिकअप कीजिए। अब लिखेंगे यदि y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4। और यदि y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे भी आपने x y z की वैल्यू निकालनी। x y z की वैल्यू आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू ऐसे यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। z इक्वल लिखिए y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे भी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको समीकरण में दे दिया और ठीक इसी प्रकार थर्ड वाला भी थोड़ा सा बस समीकरण में दिया हुआ है तो उसको भी देख लेंगे। तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 के बराबर हो जाएगा, z x प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा और y प्लस जेड 7 के बराबर हो जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको x y के रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर x y का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक पुट कर दे जाएंगे और दोनों को निकाल लेंगे। चलिए फिर अगर बात की जाए अब तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम है। अब हम 8 9 पे चर्चा करने वाले हैं। 8 और 9 पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें बस 10 क्वेश्चन है। हम 8वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। मतलब बोले ना बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अभी पूरा ये एक्सरसाइज जितना है ना, इसके अगला वाला चैप्टर भी बहुत ईजी है। दोनों ही चैप्टर बहुत ही ईजी हैं। दोनों चैप्टर में कोई समस्याएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8th। 7th वाला तो आपको बता ही दिया कि भाई सेम टू सेम है। बोल रहा है यहाँ पे कि a इक्वल टू, ये देखिए ऑप्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, a इक्वल टू ए आई। ये देखिए ये जो बच्चा पढ़ा रहेगा लेक्चर कल का इंट्रोडक्शन वो कर लेगा। a इक्वल टू m इंटू एन, ठीक है। वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। किसी को पता ही नहीं होगा जो इंट्रोडक्शन देखा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जिनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। वर्ग आव्यूह है यदि, अब आपको 2-3 ऑप्शन दिए हुए, जैसे पहला m बड़ा होगा n से तब वर्ग आव्यूह होगा, b m बड़ा होगा n से तब वर्ग आव्यूह होगा, c दिया हुआ है m इक्वल टू n, या d दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हमको सिंपल से पता है ये क्या है? पंक्ति। ये क्या है? स्तंभ। तो पंक्ति बराबर स्तंभ, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है 9th वाला। अब 9th वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें जब इंपॉर्टेंट होंगी तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या है 9th वाला क्वेश्चन कि सर आपने बताना पड़ा कि 9th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है 9th वाले क्वेश्चन में ऐसा खास? तो देखिए क्या है खास 9th वाला क्वेश्चन में लिखता हूँ, x तथा y के प्रदत्त कितने मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म है। x तथा y का मान समझ लीजिए, ज्ञात कीजिए कितने मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है।
समझिए सिंपल सा, अगर तो 3x प्लस मानो के लिए 3x प्लस 7 और फिर y प्लस 1 2 माइनस 3x 5 समान मतलब इक्वल टू, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, 8 y/2 और 4। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7, c इक्वल टू y इक्वल टू 7। ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मार्कर बस खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने पर हम यहाँ पहले लेते हैं, ये देखिए, ये मान किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो y इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 7 वाला ऑप्शन देखे मारती हैं, क्योंकि ऑप्टिकल क्वेश्चन है भाई, उनको तो सही हो गया। नहीं, इसको भी देखिए, यहाँ पे फिर y दिया हुआ है और इसको उठाइए, तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 और फिर y इक्वल टू 7। अब तो वो पूरे कंफर्म हो जाएंगे कि यही वाला सही है, यही वाला सही है। अच्छा, एक तीसरा ऑप्शन दे देता हूं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं। बोला है कि x y के किन मानों के लिए दोनों अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये हो गया y बराबर 7, y की वैल्यू तो ठीक निकल के आ गई। अब थोड़ा x वाले पे जांच करते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -7/3। अरे सर जी, आप तो बकलोल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1/3 आ गया। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक और ऑप्शन कौन सा दिया हुआ था भाई? 7/3 वाला दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? 7/3 वाला देखे, हाँ, एक दिया हुआ है। नहीं, 7/3 वाला नहीं है, दूसरा है। चलिए, इसको तो आ गया सर जी -7/3। और फिर अब यहाँ से थोड़ी सी x की वैल्यू याद कीजिए और ये लीजिए, तो 2 - 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि 3x इक्वल टू -2, 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की 2 मान आ रहे हैं। x के जब 2 मान आएंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? ये हुआ, ज्ञात करना संभव नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में रहेंगे, इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे आवाज में अच्छी तरीके से समझाया कि आप समझ जाएं कि इसमें ज्ञात करना संभव नहीं। किसी भी अवयव के समान बराबर अवयव दिया हुआ है और 2 मान है, अगर किसी एक x या y या z के 2 मान आ रहे हैं तो उसको बराबर करना संभव ही नहीं है, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसीलिए आपने बुक में क्वेश्चन दिखा होगा तो इसके पीछे प्लस नहीं लगाया होगा, कॉमा लगाया होगा, क्योंकि बराबर दे देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर है तो बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कब ये बराबर होंगे, तो जब बराबर होंगे तो हम बराबर लेके देख लिए, कब ये बराबर होंगे, तो बराबर करना संभव ही नहीं है, यानी x y का ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जिसके लिए ये दोनों समीकरण बराबर होंगे। चलिए, क्योंकि अगर एक जगह कुछ रखते हैं तो दूसरी जगह गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है? y वाला तो सेम है, लेकिन x वाला गड़बड़ है। अब देखिए क्या पूछ रहा है 10th वाला, x 3 × 3 की कोटि के ऐसे वायु कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनके प्रत्येक पृष्ठ 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो ठीक है, 0 और 1 यानी कि जब 2 अवयव हो तो अवयव के पृष्ठ की कुल संख्या होती है 2 के पावर n, जहां पे n क्या होती है? कोटि। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोटि दी होगी 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगी 9, तो 2 के पावर 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 512, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। 2 के पावर 9 का होता है 512। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1। सारे एक्सरसाइज हमने सॉल्व की। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा, उनके लिए मजाक, बहुत एक मजाक था, एकदम इजी, वो सॉल्व कर लिए होंगे, उनको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए होंगे, उनके ऊपर से चीज़ें जा रही होंगी और वो परेशान होंगे, ये कैसे हो जा रहा है। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कैसे हो जा रहा है तो जाइए, मैंने तुरंत बोला प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ में जाइए और पहला इसका लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए बच्चे हैं तो हम व्हाट्सअप के थ्रू भी नोट्स और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो सेंड करते रहते हैं, तो व्हाट्सअप के थ्रू भी जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ।